हेलो मेरे पढ़ाकू आर्मी, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका ब्रजेंद्र सर आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे भाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म, यानी प्रिज्म को हम एक ही क्लास में पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे और इस पर जो सवाल आएंगे वो भी हम कराएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है मेरे भाई, आइए हम समझते हैं। हमारा आज का जो एजेंडा है मेरे भाई, प्रिज्म पढ़ना है, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन पढ़ना है। ठीक है सर। प्रिज्म के द्वारा क्या पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है। ठीक है सर। आई तथा डेल्टा के बीच ग्राफ, यानी ये विचलन कोण के बीच ग्राफ पढ़ना है। प्रिज्म के पदार्थ के अपतनांक का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है सर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ना है। ये मेरा आज का एजेंडा है। ये सारे टॉपिक कवर होंगे विथ न्यूमेरिकल, विथ न्यूमेरिकल। क्या आप तैयार हैं? क्या आज की क्लास में आप पूरी क्लास पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो बोलो यस 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 यस, कमेंट में यस यस भर दो। तो आइए हम सीधे समझते हैं मेरे भाई प्रिज्म को। क्या समझेंगे? प्रिज्म को समझते हैं। प्रिज्म को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो आइए सीधे समझते हैं हम आप लोग क्या करते हैं प्रिज्म। सबसे पहले हम आपको एक प्रिज्म जो दिखाएंगे, वो प्रिज्म हम आपको दिखाएंगे थ्री डी में बना के दिखाएंगे। तो पहले तो अपनी हेडिंग लग जाए मेरे भाई प्रिज्म। क्या लग जाए? प्रिज्म। अपनी हेडिंग है प्रिज्म। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? बोलो यस, बोलो यस, बोलो यस। आज की क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, पढ़ाकू आर्मियों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। फिजिक्स की इस ओजस्वी कड़ी में, फिजिक्स एरिया के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो पहली जो चीज है वो प्रिज्म है। प्रिज्म देखो, का हम आकार कुछ ऐसा बनाते हैं, का आकार हम कुछ ऐसा बनाते हैं। ये प्रिज्म का जो आकार है कुछ ऐसा बना, जो थ्री डी में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको, हम आपको थ्री डी में ये चीज दिखाना चाहते हैं। किस चीज में दिखाना चाहते हैं? थ्री डी में। हम थोड़ा सा कलर का चेंज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो जो है ये ऐसे होता है, फिर ऐसे के बाद यूं ऐसे, यूं ऐसे। क्या मैं फिगर थोड़ा बड़ा कर दूं? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। ले भाई विनोद, मैं बड़ा कर दे। ठीक है। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन इस तरह से दिखा सकते हैं। मेरे भाई अगर हम थ्री डी प्रिज्म की बात करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, कुछ ऐसा क्या है, देखने को मिलता है। ठीक है सर। क्या ठीक लग रहा है? जो भी है ठीक है। अब हमें क्या है, अब इसमें क्या है कि भाई देखो, ये 5 पृष्ठों से मिलकर बना होता है, यानी 5 सतहों से मिलकर बना एक पारदर्शी माध्यम होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है, दो पृष्ठों से घिरा होता है। तो भैया हम कह सकते हैं इसमें क्या है, क्या इसके बारे में हम डायरेक्टली पहले लिख दें? चलिए, चलिए हम आपको बता देते हैं। 5 सतहों से मिलकर बना होता है। ये कितनी सतहों से मिलकर बना होता है? पहली लाइन, यह मतलब प्रिज्म, यह 5 सतहों से मिलकर बना होता है। मैं सब कुछ बताऊंगा, चिंता वाली बात नहीं, बना होता है। यह 5 सतहों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, पहली चीज। ठीक है। जिसमें 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 मैं क्या कर रहा हूं, जिसमें जिसमें दो त्रिभुजाकार, दो जिसमें दो त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार तथा तथा चित्र को थोड़ा मैं और इधर कर रहा हूं, तथा 3 आयताकार सतह सतह
होती है। ठीक है सर, क्या इतनी बात क्लियर है कि प्रिज्म जो हमारा है 5 सतहों से मिलकर बना होता है, जिसमें हम कहते हैं कि 2 पृष्ठ त्रिभुजाकार और 3 पृष्ठ हमारी कैसी होती है, आयताकार। सर इसमें दिखाइए हमें, सर हमें दिखाइए, सर हमें दिखाइए, क्या तुम्हें दिखाऊं? देखो, जैसे मैं ये पृष्ठ दिखाना, कलर देखिएगा यहाँ पे, एक तो ये आयताकार पृष्ठ है, देखना ध्यान से, ये एक आयताकार पृष्ठ, ये जिसको जो ग्रीन चल रहा है, ध्यान से देख रहे हैं, और ये, क्या ये एक आयताकार पृष्ठ दिख रही है? क्या ये एक आयताकार पृष्ठ दिख रही है? यस, यस सर, यस सर, यस सर। क्या ये दिख रही है? क्या ये भी एक आयताकार पृष्ठ दिख रही है? एक ये, एक ये, क्या ये आपको दिखी? तो ग्रीन वाली जो 2 सतह दिखी वो आयताकार दिखी। जस्ट इसके पीछे एक और होती है, उसको क्या बोलते हैं? जस्ट इसके पीछे एक और सतह होती है, उसको भी तीसरी सतह कहते हैं। और उसमें 2 त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार भी आपको दिख रहा है, एक तो ये है आपका, एक तो नीचे दिख रहा है, एक देखो ध्यान से ऊपर दिख रहा है, तो ये 2 त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब बात आती है कि बाय डेफिनेशन कैसे लिखा जाए। इस तरह अगर हमें डेफिनेशन लिखना है, ये तो आपने ये बता दिया, ठीक है, तुम्हें अगर इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखना है, तो एक्चुअल में मेरे भाई मैं कहूं तो परिभाषा तो यही है, परिभाषा भी यही है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक्यूरेट लिखना चाहता हूं, तो हम लिख सकते हैं प्रिज्म एक ऐसा समंगी माध्यम है। प्रिज्म, प्रिज्म एक ऐसा कौन सा माध्यम है? मैं बोल रहा हूं समांगी माध्यम है। समांग माध्यम है, क्या लिख सकते हो? समांग पारदर्शी माध्यम है, फिर पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम होता है, माध्यम होता है, क्या है? माध्यम होता है, जो होता है, जो 2 समतल पृष्ठों, 2 समतल पृष्ठों से, समतल पृष्ठों से, समतल पृष्ठों से घिरा होता है, घिरा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म कह सकते हैं। ऐसे भी कह दो, या फिर प्रिज्म उसे कहते हैं जो 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना समंगी, समांग पारदर्शी माध्यम है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, नहीं है मेरे भाई, नहीं है भाई। अब ये तो हमारा 3D में है। एक्चुअल में हम लोग जो बाई एक्सपेरिमेंट के लिए, अगर एक्सपेरिमेंट के लिए हम उपयोग करेंगे तो एक ट्रायंगल का यूज करेंगे, बस एक ट्रायंगल का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज और मैं इसके बारे में आपको बता दूं, अच्छी सी बात है। अगर ये एक हम आदर्श प्रिज्म लेंगे, कैसा? अगर कहें एक आदर्श प्रिज्म का, एक आदर्श प्रिज्म का प्रत्येक कोण, प्रिज्म का प्रत्येक कोण 90 अंश होता, सॉरी 90 नहीं, 60 अंश होता। तो अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म एक्चुअल में हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। यूज में हम किस तरह से प्रिज्म लेंगे? इस तरह से, देखो यूज में हम क्या करेंगे? प्रिज्म को इस तरह से लेंगे, बस बार बार ये नहीं बनाना है। ठीक है भाई, तो यूज में हम लोग क्या करेंगे? प्रिज्म को, ये तो हमारा 3D डायग्राम था, ये हमारा यूज में हम प्रिज्म को इस तरह से लेंगे। इसका जो प्रत्येक कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला, एक आदर्श प्रिज्म का जो प्रत्येक कोण है, मतलब कोई सा भी हो, मतलब जो प्रत्येक कोण का हो या कोण का हो, एक आदर्श प्रिज्म का जो कोण है वो लिया जाता है 60 अंश। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज होता है। एक्चुअल में ये जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। हालांकि सवाल में 30 अंश 40 अंश वटेवर दिया रहता है, लेकिन एक आदर्श प्रिज्म का कोण पूछा जाए, है ना, तो आप क्या बताओगे? आप क्या बताओगे? 60 अंश। आप यहाँ से चाहे तो प्रत्येक शब्द हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये आदर्श प्रिज्म का कोण कितना होता है, 60 अंश होता है। और उपयोग में हम इसी तरह से ग्राफ लेंगे, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को लेंगे। अब इसमें हम आपको एक खास 2-3 बातें बताते हैं प्रिज्म से संबंधित मेरे भाई, बहुत ज्यादा आपके काम के होने वाली है। सच में सर, यस सर, सच में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। प्रिज्म के बारे में अगर हम और बताएं, प्रिज्म के बारे में अगर हम आपको क्या करें और बताएं, तो ये तो हमारा हो गया। ये खास बातें क्या है प्रिज्म के बारे में, देखो देखो भाई, ज्ञान लेना है, बाकी जो चीजें लिखना है वो आप लिख ही लोगे आराम से, काफी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अब प्रिज्म कोण क्या है, यहाँ पे जो आपका बना प्रिज्म कोण, तो देखो प्रिज्म कोण हम किसे कहते हैं, प्रिज्म कोण किसे कहते हैं। अब हमारी ये जो सतह है, अब कोई दो भी सतह लेते हैं तो देखो कह सकते हैं दो आयताकार, ऐसे लिख सकते हैं, दो आयताकार, दो आयताकार पृष्ठों के बीच, दो आयताकार पृष्ठों के बीच बने कोण को, कोण को प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण कहते हैं। जनरली हम इसको प्रिज्म कोण को ए से लिखते हैं, कहते जनरली हम प्रिज्म कोण को किससे लिखेंगे, ए से। तो इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रिज्म को ए से प्रदर्शित करते। ठीक है सर, एक ये पॉइंट हुआ। ठीक, अब देखो एक और खास बात यह है, जब हम किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालते हैं तो कहां पर, त्रिभुजाकार पृष्ठ पर डालते हैं या आयताकार पृष्ठ पर डालते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रिज्म पर हमेशा प्रिज्म पर सदैव प्रकाश, प्रिज्म पर, प्रिज्म पर, प्रिज्म पर प्रकाश, यानी प्रकाश किरण, प्रकाश किरण सदैव, सदैव आयताकार, आयताकार, आयताकार पृष्ठ पर, आयताकार पृष्ठ पर प्रिज्म पर प्रकाश किरण सदैव आयताकार पृष्ठ, प्रिज्म पर प्रकाश किरण सदैव आयताकार पृष्ठ पर, सदैव आयताकार पृष्ठ पर आपतित करते हैं। मतलब अगर जो प्रिज्म है ना, प्रिज्म का जो आयताकार पृष्ठ है, उसी पृष्ठ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश को डालते हैं। सर अगर हम त्रिभुजाकार पृष्ठ पर प्रकाश को डाल देंगे, तो अगर आप त्रिभुजाकार पृष्ठ पर प्रकाश को डालते हैं तो प्रिज्म जो है एक सामान्य कांच की तरह, कांच की सिल्ली की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो उस पर हम प्रकाश नहीं डालते हैं। क्या इतनी बात मेरे भाई क्लियर है, क्या इतनी बात मेरे भाई सब लोग को क्लियर है, क्या क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब क्लियर है तो अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेरे भाई प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा हेडिंग है क्या, प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म द्वारा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये हमारी क्या है, दूसरी हेडिंग है आज की, ये हमारी क्या है, दूसरी हेडिंग है। ठीक है सर,
प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ध्यान से समझना, अगर ये समझ लेंगे जो पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन करेंगे वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझना, चित्र हम लेने चल रहे हैं। एक हमने कहा कि उपयोग के लिए हम कैसे लेंगे, उपयोग के लिए हम कैसे लेंगे प्रकाश को, प्रिज्म को एक त्रिभुज की तरह। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज की तरह हम बड़ा सा बना रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज दिखाई दे। क्या इतनी चीजें दिख रही हैं सर? ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें हम लोग ताकि आपको दिखा पाए। अब हम क्या करेंगे, प्रिज्म पर जब एक श्वेत प्रकाश, कौन सा प्रकाश आपतित करेंगे, प्रिज्म पर हम हमेशा श्वेत प्रकाश आपतित करते हैं। कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश, एक वर्णी श्वेत प्रकाश। प्रिज्म पर एक वर्णी श्वेत प्रकाश डाला जाता है। तो जब हम किसी प्रिज्म पर एक वर्णी श्वेत प्रकाश क्या करते हैं, डालते हैं, तो ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से देखो। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक श्वेत प्रकाश डालते हैं। ये यहाँ से हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाल रहे हैं। ये आया प्रिज्म, ठीक है, और यहाँ पे सतह से टकराया, एक प्रकाश आया, सतह से क्या हो गया, टकराया। ठीक है सर। और जब प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात ये बैंड हो गया, कुछ इस तरह से हो गया, इस तरह से, ठीक है। पर जितने एंगल से आया वो ऐसे ही निकल गया। क्या सबको दिख रहा है? क्या सबको दिख रहा है? तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्या किया, एक अविलंब खींचा। हम यहाँ पे क्या करते हैं मेरे भैया, एक अविलंब खींचते हैं। ये, ठीक है। यहाँ भी हम एक क्या करते हैं, अविलंब खींचते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, मैं हर एक चीज बताऊंगा, हर एक चीज बताऊं। जो किरण छोड़ी जा रही है प्रिज्म पर, ये अपना क्या है, प्रिज्म है, इसका हम नामांकन कर देते हैं ए, आराम से बोलना है, बी, आराम से बोलना है, सी। तो ये जो किरण गई है, इस किरण का नाम है मेरे भैया, इस किरण का नाम है आपतित किरण या श्वेत प्रकाश। बोलो आपतित किरण, बोलो या श्वेत प्रकाश। इसको अभी हम इसका नाम दे रहे हैं आपतित, आपतित किरण है। कौन सी किरण है? इंसिडेंट रे। और यहाँ पे जैसे ही क्या करेंगे, जैसे ये प्रिज्म से टकराई, प्रिज्म के ए बी सतह से, जैसे ये प्रिज्म के ए बी सतह से टकराती है, तो यहाँ पर एक अविलंब खींचते हैं। और अविलंब से ही हमें पता चलता है कि प्रकाश किरण कितने एंगल से आ रही है। तो हमने कहा प्रकाश किरण की आई एंगल बनाते हुए प्रवेश कर रही है। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, अभिलंब है। ठीक है सर। अब जैसे ही प्रकाश दूसरे माध्यम में गई, यानी क्या हो गई, जैसे ही प्रकाश गया किसके, प्रिज्म के अंदर, तो प्रिज्म के अंदर जैसे ही प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वो प्रिज्म के बीसी सतह के समांतर होता है। ध्यान से सुनना, जो प्रिज्म के अंदर प्रकाश किरण, ये वाली किरण जो जा रही है सीधी सीधी प्रिज्म के अंदर, वो प्रिज्म के बीसी पृष्ठ के क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है सर। इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है ये? अपवर्तित किरण है। ठीक है सर। ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। और यहाँ पे जो बाहर निकलती है उसको बोलते हैं निर्गत किरण। कौन सी किरण है? निर्गत किरण। ठीक है। ये अभिलंब के साथ अपना कोण ई बनाता है ना, अभिलंब के साथ अपना कोण ई बनाता है। देखो ध्यान से देखो, प्रकाश किरण क्या है, ये कोण आई था, तो इस वाले को हमने मान लिया R1, ये ई था, तो ये वाला क्या हो जाएगा, R2 कोण हो जाएगा। ठीक है सर, ये याद रखना है। अब अगर अगर प्रिज्म ना होता तो प्रकाश कैसे जाता, सीधे, तो प्रकाश हमारा ऐसे जाता कुछ। अगर प्रिज्म ना होता तो प्रकाश किरण सीधे ऐसे निकलती, प्रकाश किरण क्या होती, ऐसे सीधे निकलती, निकलती कि नहीं निकलती। अगर निर्गत किरणों को पीछे बढ़ाया जाए, निर्गत किरण को भी क्या किया जाए, पीछे बढ़ाया जाए, तो निर्गत किरण को अगर पीछे बढ़ाया जाएगा, निर्गत किरण को अगर पीछे बढ़ाया जाएगा, तो ये यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रही हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेप्ट। यहां से बनता है ये विचलन कोण, कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, दोनों एक दूसरे को जहां काटती हैं उसी को बोलते हैं विचलन कोण। इसी को क्या बोलते हैं, विचलन कोण। सबका नाम देते चल रहे हैं भैया। इसका नाम हम कह रहे हैं O है। ठीक है सर। और यहाँ पे जो बिंदु है उसको हम नाम, सबका नाम देना जरूरी है। ये है क्यों कह दे रहा हूँ, ठीक है सर। ये वाले बिंदु को मैं कह दे रहा हूँ R है। ठीक है सर।
ये वाला बिंदु क्या है, हम कह रहे हैं डी है, डी, ए बी सी डी। क्या सब चीज क्लियर हो रही है मेरे भाई? क्या हर चीज क्लियर हो रही है? यस, ये अपना कौन है, पीला वाला नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आपतित किरण कितनी है आपकी, पी, ये वाली किरण जो है यहाँ से हम कह रहे हैं पी से चली है, तो यहाँ जो किरण जा रही है वो, सॉरी एस कह देते हैं, क्यों तो ले लिया है, पी क्यू आर एस, ये किरण गई है। ठीक है, क्या सबको ये चीज समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्या सबको ये चीज समझ में आ रहा है? अब आपको हम बता दें कि ये वाली जो किरण है बीच की, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण है। कौन सी किरण है, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से, और अच्छा और अच्छा और अच्छा, ठीक है, अपवर्तित, ये हमारी क्या है, किरण है। ठीक है, और जो अपवर्तित किरण है वो प्रिज्म के बीसी पृष्ठ के क्या है, समांतर होती है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? ये हमारा प्रिज्म कोण है, ऊपर जो है वो हमारा प्रिज्म कोण है। क्या सब कुछ क्लियर हो रहा है? ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल आप समझते हैं ना, अभिलंब को बोलते हैं। पी क्यू, जो देखो हमारी रेखा कैसे जा रही है, पी क्यू आर एस पे जा रही है। क्या समझ में आया? ये आपतन कोण है तो ये वाला आपका क्या हो गया, अपवर्तन कोण R1। ये निर्गत कोण है तो ये वाला आपका, ये कोण आपका हो जाएगा क्या, दूसरा कोण अपवर्तन। बीच वाली रेखा को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या इतना चित्र में समझ में आ रहा है? हमारे दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, ए बी और ए सी, यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा क्या है, सारी चीजें हम आपको लिख के बताते हैं, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखना क्या है, बहुत जरूरी है। देखो चित्र को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि अभी इतना बड़ा मैंने बना दिया है आपके लिए। अब मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, ठीक है। क्या सब कुछ समझ में आ रहा है? क्या सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे बातें लिखना पड़ना पढ़ना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है। प्रिज्म कोण क्या है भैया, प्रिज्म कोण क्या है मैंने बता दिया है। यहाँ पर लिखता चालू किया जाए, चलिए देखिए। पहली बात ये है मेरे भाई कि ए बी क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो शुरुआत से लिखते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश, यानी आपतित प्रकाश, श्वेत प्रकाश, एक वर्णी श्वेत प्रकाश है, जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है, आपतित होता है, होता है, तो तो प्रिज्म से, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, पश्चात निर्गत, अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण, निर्गत किरण आपतित किरण के, आपतित किरण की समांतर होती है, यानी बराबर होती है, समांतर होती है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपतन कोण और निर्गत कोण भी क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये है कि आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों मेरे भाई क्या है, बराबर है। क्या समझ में आया? बोलो हाँ, बोलो हाँ, यस 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 यस, बोलो यस, है ना। अपवर्तन होने के पश्चात मतलब अपनी दिशा से विचलित हो गई। अपवर्तन का पश्चात आप इस तरह भी लिख सकते हो कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत, जब किसी प्रकाश, जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो। तो अपवर्तन हुआ उसका, तो अपने मार्ग से ये विचलित हो गई, सीधे निकल गई। जित आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब है कि आपतन कोण निर्गत कोण क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपतन कोण और निर्गत कोण आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ बता दिया जा रहा है कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या है, सब आपको बता दिया जा रहा है। तो पहली चीज
आपके यहाँ पे हर एक चीज मैं लिखूंगा। पी क्यों क्या है, पी क्यों आप देख रहे हो चित्र में देखो आपतित किरण है आपकी, क्या है, आपतित किरण है। पी क्यों क्या है, आपतित किरण है, पृष्ठ पर आपतित हुई है। और क्यों आर क्या है, अपवर्तित किरण है। कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। बहुत सही सर, क्लियर हो रहा है एकदम। फिर आर एस क्या है, जैसे जैसे प्रिज्म चल रही है वैसे वैसे चल रहे हैं। आर एस क्या है, आर और एस क्या है, आर एस हमारा क्या है, निर्गत किरण। निर्गत किरण द्वारा कोण बनाया गया और आपतन कोण, आपतित किरण द्वारा कोण बनाया गया, दोनों बराबर हैं। ठीक है सर। फिर उसके बाद ए क्या है, ए क्या है अपना, प्रिज्म कोण है। कौन सा कोण है, प्रिज्म कोण है। जो ए है ऊपर वही अपना प्रिज्म कोण होता है। हर बार चित्र में ऊपर जो ए बन रहा है वही प्रिज्म कोण है। ठीक है सर। ए बी क्या है, ए बी आप देख रहे हो, ए बी तथा ए सी, ये देखो ए बी, देख पा रहे हो, ए बी और ए सी। चित्र में देखो ए बी और ए सी दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। सही है सर, बहुत सही, एकदम क्लियर हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। आई क्या है, फिर भी मैं लिख दिया रहा हूं क्योंकि गरीब बच्चे बैठे हैं हमारे यहाँ। कोण आई क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण। कोण ई क्या है, निर्गत किरण, निर्गत कोण, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं न्यूनतम न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो देखो R1 R2 क्या है, सीधे हम दोनों को लिख देते R1 व R2। आपके क्या है पता है, R1 R2 क्या है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है। क्या सबके बारे में जान गए, यस सर। एक आदमी बचा है, कौन, डेल्टा। डेल्टा आपका क्या है, विचलन कोण है। क्या है, विचलन कोण है। सर ये कैसे पता करेंगे विचलन कोण, तो हम आपको इसको बता दें। तो विचलन कोण किसे कहते हैं, तो देखो बाय डेफिनेशन देखो, यहां पर हम हेडिंग लगा देते हैं विचलन कोण की। विचलन कोण मतलब कि प्रकाश किरण कितनी विचलित हुई है अपने मार्ग से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण। बाय डेफिनेशन कैसे कहेंगे कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बना कोण। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो डेड डैश ग्रीन वाली किरण है इसको मैंने आगे बढ़ाया और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, तो यहाँ जो डी बिंदु पर काट रहा है ना, इन दोनों किरणें एक दूसरे जहां पे काट रही है वहां पे एक कोण का निर्माण हो रहा है, उसी कोण को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। हम ऐसे कह सकते हैं कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, जहां पर दोनों एक दूसरे को काटती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। या फिर सीधा सीधा लिख दो कि आपतित किरण, सॉरी, आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा निर्गत किरण, निर्गत किरण के, निर्गत किरण के बीच बने कोण को, कोण को विचलन कोण, विचलन कोण डेल्टा कहते हैं, कहते। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं, बोलो यस, बोलो यस, बोलो यस 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 यस। प्रकाश कहां से कहां जा रहा है आपको पता है, अगर हम अपवर्तनांक की बात करें, अगर हम अपवर्तनांक की बात करें, यहीं पर आपको बता दे रहे हैं कि प्रकाश कहां से कहां जा रहा है। थोड़ा सा हम फिगर को और छोटा करेंगे मेरे भैया, क्योंकि फिगर आप पहले ही बना लिए हैं स्क्रीनशॉट लेके, तो आप थोड़ा सा छोटा करेंगे, जरूरी है। ठीक है, ये अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि प्रकाश कहां से जा रहा है, पहले कहां से गया, दो। अगर हम इसका अपवर्तनांक निकालें, तो अगर हम इसका अपवर्तनांक निकालें पहले, तो क्या निकालेंगे, अपवर्तनांक क्या निकालेंगे कि n बराबर, अगर हम इसका क्या निकालें, अपवर्तनांक निकालें,
अगर हम कहें n बराबर, तो पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, साइन आई, साइन आई बटे क्या होगा, साइन आर, साइन R1। तो देखो पहले कोण क्या, आई फिर R1, फिर दूसरा जो कोण बन रहा है, जब देखो जब हम क्या, ये कोण कहाँ का है, ध्यान से सुनो, ध्यान से बहुत ध्यान से सुनना। जब हम विरल से सघन में गए, तो यानी 1 2, मतलब पहले माध्यम से दूसरा माध्यम लिख सकते हो, इसको हम यन लिख रहे हैं, ठीक है। फिर अब हम प्रिज्म से बाहर जा रहे हैं, प्रिज्म से बाहर जा रहे हैं, प्रिज्म से बाहर जा रहे हैं, तो निर्गत किरण जो है, तो हमारा जो अगला कोण हो जाएगा इसी के जस्ट बराबर, इसको हम लिख सकते हैं साइन ई बटे साइन R2। दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। दोनों आपस में क्या होते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये, ठीक है। ये कोण आपका क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब विचलन का मान जो है लिम्डा पे डिपेंड करता है, विचलन का जो मान है वो लिम्डा पे डिपेंड करता है। अभी मैं इस बात को छेड़ूंगा, इसके बाद, अभी नहीं छेड़ता, अभी मैं इसको नहीं छेड़ता हूं। अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे मेरे भाई, जिसका नाम है क्या, हमारा अगला टॉपिक क्या था, पता है आपको, अगला टॉपिक मेरा क्या था, आई और वी तथा ग्राफ। बोलो 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 बोलो। और यहाँ से मैं अगर एक बात बताऊं ना, चलो कोई ना, अभी तो मैं निगमन करूंगा इस चीज का, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखो बात क्या करने वाले हैं, अब अगला जो टॉपिक है हमारा, आई यानी आपतन कोण, आपतन कोण, इसको हम लोग बोल रहे हैं आई, क्या बोल रहे हैं, आई, बोलो सही है, तथा विचलन कोण, विचलन कोण, तथा क्या बोलेंगे, विचलन कोण को क्या बोलते हैं, डेल्टा से लिखते हैं, के बीच वक्र कैसे बनता है, आइए देखते हैं। ये तो हमारी आज की हेडिंग है, ये जो हमारी कौन सी हेडिंग है, दूसरी हेडिंग है, ठीक है। चलिए आज की हमारी ये दूसरी हेडिंग है। अब देखो मेरे भाई क्या है, ग्राफ समझना, ग्राफ से ही सारा चीजें समझना है। हम क्या करते हैं, देखो इस तरफ यहाँ पे, और इस तरफ हम एक और लाइन ले लें, तब हम इस तरफ क्या करते हैं, विचलन को दिखाते हैं, इस तरफ हम लोग क्या करते हैं, विचलन को, और इस तरफ हम लोग क्या करते हैं, आई यानी आपतन कोण, ये आपका क्या है, आपतन, आपतन कोण है इस तरफ, और ऊपर की दिशा में यानी वाई एक्सिस पर हम दिखाएंगे किसको, वाई एक्सिस पर हम किसको दिखाते हैं मेरे भाई, वाई एक्सिस पर हम दिखाएंगे मेरे भाई विचलन कोण को, एक्स एक्सिस पर हम दिखाते हैं मेरे भाई किसको, आपतन कोण को। तो यहाँ पे क्या होता है कि ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे ग्राफ में ध्यान से सुनिएगा कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण कम होने लगता है। देखो जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान क्या होगा, बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे विचलन कोण कम होता जाएगा। लेकिन एक विशेष मान, अभी चित्र में देखना, एक विशेष मान पर विचलन कोण कम होने के बजाय फिर से बढ़ना लगता है। तो जिस विशेष मान पर सबसे कम होता है वही आपका न्यूनतम विचलन होता है। तो देखो पहले, देखो देखो, पहले ग्राफ क्या है, हम कह रहे हैं पहले ये ग्राफ मेरा ऐसा है, देखो पहले मैं ग्राफ बना दूं, चित्र है नहीं है तो इसको अपने से बनाना पड़ेगा। ये हमारा कुछ ग्राफ इसका ऐसा होता है, ओह माय गॉड, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है, थोड़ा सा आप समझिएगा। दिख रहा होगा, जी 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 जी, देखो पहले हमारा जो मान है, अब ध्यान से समझोना, समझोना जी सम, यहाँ पर इस पॉइंट पे इसका जो मान है वो ये है, ठीक है। और आपतन कोण का मान यहाँ पे हम कह रहे हैं ये है, ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से मन लगा के, यहाँ पे, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो, अब एक विशेष मान पर यहाँ पे आपका लेमडा इतना है, तो आई यहाँ पे आपकी कितनी है, ठीक है। ये अपना आपतन कोण है, ये अपना यहाँ पर आपतन कोण। अब हमने क्या किया, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, आपतन कोण बढ़ा दिया, आपतन कोण बढ़ा दिया, तो देखो यहाँ पे बढ़ा, लेकिन विचलन कोण जो है वो क्या हो गया,
जो विचलन कोण है वो क्या हो गया, घट गया। विचलन कोण क्या हो गया, घट गया। दिख पा रहा है? ठीक है, फिर से मैंने क्या किया, एक और आपतन, फिर और बढ़ाऊंगा, फिर यहां पर क्या हुआ, मैंने जैसे आपतन कोण और बढ़ाया यहाँ पे, यहाँ पे हमने देखा कि विचलन कोण बिल्कुल कम हो गया। विचलन कोण यहाँ पे बिल्कुल कम हो गया, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे विचलन कोण बिल्कुल कम हो गया। अब फिर जैसे ही, ध्यान से सुनना, फिर जैसे ही यहाँ पे विचलन कोण आपका मिनिमम हो गया, यानी कि जो डेल्टा है वो यहाँ पे क्या हो गया, एकदम विचलन हो गया, एकदम कम हो गया। इसको डेल्टा एम से लिखते हैं, मिनिमम डेल्टा एम। अब अगर देखो फिर से क्या किया गया, ध्यान सुनना, कलर मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से। अब मैं क्या करूं, जैसे ही मैंने फिर से क्या किया, एक विशेष मान पे पहुंचा, अब फिर आई का मान क्या हुआ, और बढ़ाता गया। आई का मान बढ़ाने पर, आई का मान बढ़ाने पर विचलन कोण, आई का मान बढ़ाने पर विचलन कोण घटने के बजाय क्या हो गया, फिर बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पे ये हो गया। आप समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई? क्या आप समझे? देखो पहले क्या हुआ, ध्यान सुनो, आपतन कोण का मान मैं बढ़ाता गया, विचलन कोण हमारा क्या हो गया, कम होता गया। विचलन कोण यानी लिम्डा एक ऐसे मान पे एकदम कम हो गया, यहाँ पे जहां पे मैं जो है एलो कर रहा हूं, यहाँ पे विचलन कोण का मान बिल्कुल क्या हो गया, कम हो गया। फिर मैंने आई का मान और बढ़ाया, तो अब ये अब और कम नहीं हो रहा है विचलन कोण, बल्कि ये क्या हो गया, बढ़ने लगा। ठीक है, तो यही विशेष मान, जहां जिस बिंदु पर विचलन कोण का मान सबसे कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण की, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इस ग्राफ से हमें एक और डेफिनेशन मिलने वाली है, न्यूनतम विचलन कोण, मैक्सिमम डेविएशन। यहां पे हम हेडिंग लगा देते हैं मैक्सिमम, मिनिमम, सॉरी जी सॉरी, मिनिमम डेविएशन, डेविएशन, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन कोण। जहां पर सबसे कम मान प्राप्त हुआ किसका, विचलन कोण का, वही को क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, ये हमारी हेडिंग, एक हमसे यहां से एक हेडिंग मिल गई। बहुत सही सर, क्या बात कह दी आपने। तो देखो हम कह सकते हैं इसको क्या, कि कह सकते हैं, देखो जैसे जैसे यहाँ पे काम हुआ है वैसे वैसे बताना है। जी 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 जी, जी समझ रहे हैं आप? देखो तो क्या हुआ कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, आपतन कोण आई का मान बढ़ाने, का मान बढ़ाने पर विचलन कोण, विचलन कोण डेल्टा पहले कम होता है, कम होता, देख रहे थे ना अभी चित्र में, कम होता है, लेकिन 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 एक विशेष मान पे, जब सबसे कम हो गया विचलन मान, उसको विशेष मान, लेकिन एक विशेष मान पर, मान पर आपतन कोण का मान बढ़ाने पर भी, एक विशेष मान पर, विशेष मान पर विचलन कोण, विचलन कोण, कोण घटने के बजाय, यानी कम होने के बजाय, घटने के बजाय बढ़ने लगता है। क्या बात सही है? देखो सबसे कम कहां पे है, इस वाले पॉइंट पे जहां पे करैया का पेंदिया है। ठीक भाई, करैया या, अरे यहाँ पे इसको आप पैराबोलिक ग्राफ बोल सकते भाई। ठीक है,
विचलन कोण के न्यूनतम मान, जहां पर विचलन कोण का न्यूनतम मान है उसी को क्या बोलते हैं, यहां पे लिख सकते हैं विचलन कोण के न्यूनतम मान को, विचलन कोण के न्यूनतम मान को ही न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। बोलो सही है, बोलो सही है। मतलब जहां पर विचलन कोण सबसे कम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विचलन, न्यूनतम विचलन कोण। इसके हम लोग लिखेंगे, इसे 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 डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। बोलो सही है। प्रदर्शित करते, और ये प्रदर्शित करते, क्या इतनी बात सही है? अरे छोटू बोलो, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर, यस सर। अब इसकी एक विशेष स्थिति है। देखो, न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है, इसकी आवश्यक शर्त है। न्यूनतम विचलन कोण की क्या होती है? आवश्यक शर्त है। ध्यान से सुनना, मैं हेडिंग लगा के आपको करा रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं क्या? कर देता हूं जी, क्या दिक्कत है जी? कोई नहीं। बच्चा कौन कह रहा है गाना सुनाने को? कौन वाला बच्चा है भैया गाना सुनता है? कितना गाना सुनोगे सोटू यार? गाना इतना सुनोगे तो क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? बोलो क्या होगा, क्या होगा? तो आप लिख सकते हैं इसको अल्पतम विचलन कोण कहें या न्यूनतम विचलन कोण। देखो यहाँ पे एक चीज हम बताते हैं आपको, न्यूनतम विचलन कोण की शर्त या आवश्यक शर्त। ये न्यूनतम विचलन कोण की आवश्यक शर्त में क्या है जरा देखो जी। पहली चीज क्या है, देखो ध्यान से सुनना। पहली चीज ये है कि भाई दो तीन शर्तों पे ये लागू होता है। पहली चीज ये है कि आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होना चाहिए। न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति तभी आएगी जब आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं। पहली शर्त यह है, आपतन कोण आई तथा निर्गत कोण ई लिया गया है ना, वो आपस में क्या होने चाहिए? दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब कोण आई बराबर क्या होता है? कोण ई। दूसरी चीज क्या है भाई, प्रिज्म के भीतर जो अपवर्तित किरण है और प्रिज्म के आधार ये ठीक समांतर होती है। दूसरी चीज है, ध्यान से सुनो, प्रिज्म के बीच जो अपवर्तित किरण है, यानी हमारी अपवर्तित किरण, देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ क्योंकि हमें यहीं पर इसको निपटाना है, मुझे बाहर नहीं जाना। बस बस बस, ठीक। दूसरी शर्त हमारे पास ये है मेरे भाई, कि दूसरी शर्त क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था, क्या प्रिज्म के भीतर हम कह सकते हैं प्रिज्म के, अभी ये चीजें मैंने बोला था, प्रिज्म के अंदर या भीतर कहो, अपवर्तित किरण क्या थी हमारी? पी क्यू आर एस थी। अपवर्तित किरण क्या थी? अपवर्तित किरण याद थी क्या थी? क्यू आर थी। क्यू आर पी क्यू आर थी, तो क्यू आर रही थी अपवर्तित किरण, तथा प्रिज्म के आधार, प्रिज्म के आधार क्या था हमारा? बीसी था। प्रिज्म के आधार बीसी के
समांतर, ये चीज मैंने बोला था, बस यहाँ पे लिख रहा हूं बस। समांतर होती है, ये आवश्यक शर्त है। तीसरी आवश्यक शर्त मेरे भाई ये है कि क्या, अरे क्या, क्या प्रिज्म न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में जो तीसरी शर्त क्या है बता दो, कि जो आपतन कोण है वो निर्गत कोण के बराबर है। दो दो शर्त बहुत इंपॉर्टेंट, दो शर्त आपको याद रखना है मेरे भाई। दो शर्त क्या है आपको याद रखना है। और तीसरी स्थिति में यह है कि जो विचलन कोण है, जो विचलन कोण है, तीसरा मैं लिख ही दे रहा हूं, जो विचलन कोण होता है डेल्टा, वो बराबर हो जाता है न्यूनतम विचलन, सॉरी, विचलन कोण किसके, डेल्टा एम के। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति। क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण की क्या बोलते हैं, स्थिति बोलते हैं मेरे भाई। क्या अब सब कुछ क्लियर है, क्या अब सब कुछ क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। और इस स्थिति में एक और बात बता दे रहा हूं कि जो R1 है बराबर क्या होता है, R2 होता है, और बराबर क्या होता है, दोनों के बराबर R ले लेते हैं। ये बातें अगर आपको याद है तो मेरे भाई बहुत ही अच्छी है। कि न्यूनतम विचलन कोण की शर्त क्या है, कि आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होना चाहिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और प्रिज्म के आधार की जो भुजा है BC वो समांतर होना चाहिए। अभी मैंने बताया था, दिखा भी सकता हूं बैक में, ये देखो BC और QR क्या है आपकी, बराबर है। ठीक है, उसके बाद सॉरी चले अभी तो यहाँ पहुंचा है। अब यहाँ पे ये और R1 R2 भी, R1 R2 जो है वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में R के बराबर हो जाते हैं। और जो हमारा विचलन कोण है डेल्टा, वो डेल्टा M के बराबर हो जाता है। ये शर्त आपको याद रखना है मेरे भाई, याद रखना है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे, डेरिवेशन के टॉपिक पे। चलिए, तो अब हम लोग क्या लगाएंगे, हमारा अगला टॉपिक है आज का डेरिवेशन किसका, प्रिज्म के पदार्थ के अपतनांक के सूत्र की गणना करेंगे। प्रिज्म के, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की, प्रिज्म के पदार्थ के, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। प्रिज्म के पदार्थ, प्रिज्म के पदार्थ का, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इतना ही लिखो, अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालेंगे, इसको थोड़ा सा करते हैं छोटा, शायद आपको ना दिखे इसलिए हेडिंग लगाओ। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी ज्ञात करना है हमें। क्या, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो भैया अभी मैंने सारी चीजें बताई हैं, आपको उसी तरह से फिर से फिगर बनाना है। चाहूं तो मैं वहां से फिगर कॉपी करके आता, लेकिन पॉसिबल नहीं है, अभी मैं वहां से कॉपी कर नहीं पाऊंगा। एक काम करता हूँ, फिर से फिगर मुझे बनाना पड़ेगा, वही सेम फिगर जो भी प्रिज्म के लिए बनाया था भाई, वही सेम फिगर प्रिज्म के लिए जो बनाया था, वही चीजें पे हम फिर से बात करने वाले हैं मेरे भाई। देखो, हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म लेते हैं, पहले आपको बड़ा सा प्रिज्म बताएंगे, फिर इसको छोटा कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में बढ़िया से आ जाए। देखो, थोड़ा सा इतना बड़ा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या किए थे, भाई भाई रिपीट चीजें हो रही है तो फटाफट बनाना है। यहाँ पे एक प्रकाश किरण में, ओहो, यहाँ पे मैंने क्या, एक प्रकाश किरण अवतित किया था, फिर ये किरण यहाँ से अपवर्तित हो गई ऐसे, फिर ये उतने ही एंगल से जितने एंगल से आई चली गई। यही बात हुई थी अभी, यस सर, आप सही कह रहे हैं, यही हुआ था, तो ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक अभिलंब डाला था, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक अभिलंब डाला था, वो ये था, ठीक है। और यहाँ भी एक अविलंब डाला गया था, वो ये था, ठीक है। सबका नामांकन अभी कर दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये किरण सीधी जानी चाहिए थी, जबकि ये कैसे चली गई, बैंड होके इधर चली गई, ये ऐसे गई थी, ठीक है। और इसको मैंने पीछे मिलाया था, तो ये यहाँ पे कहीं काट रही थी, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं काटी थी, ठीक है सर।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ओह माय गॉड! इसको मैंने ये कर दिया है। ओहो! व्हाइट लिया कर गया। ठीक है, अब मैं सबका नामांकन कर दूं जैसे पहले किया था। ये है अपने क्या है टी, ये अपना क्या है, ओह ये अपना कौन सा पॉइंट था, क्यों, ये अपना क्यों था, और ये अपना आर था, और ये किरण अपनी थी, ये अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण। किरण का नाम अब नहीं लेना है आपको, बस समझना है आपतित किरण है। और ये अपना प्रिज्म कोण ए था, ये बी है, और ये सी है। यहाँ पे मैंने ओ बताया था, और यहाँ पे जहाँ पे दोनों कट कर रही है उसको डी बोला था। यस सर। और इसको मैंने बोल ही दिया था, आर है, पी क्यों, और ये एस जाने वाली किरण। ठीक है, इतनी बात की थी। और ये जो आपतन कोण है वो कितना था, मैंने आपको बताया था कि आपतन कोण आई है, तो अपवर्तन कोण कितना था, आर वन था। ये कोण कितना था, निर्गत कोण ई था, तो ये अपवर्तन कोण अपना कितना, आर टू था। ये था, इतनी बात हुई थी कि नहीं, बोलो यस 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 यस। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब मैं थोड़ा सा चित्र के बारे में लिख दूं मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई। चित्र के माध्यम से थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूं। हर चीज लिख दिया जो पीछे मैंने बताया था, वही चीज फिर से कर दिया। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो बढ़ेंगी, वही चीजें आपको ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, आई होप यू क्लियर। तो देखो, पहले तो मैं लिख दूं थोड़ी सी बात क्या, कि जब किसी पृष्ठ पर एक वर्णी प्रकाश श्वेत आपतित होता है, तो भैया अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, लिख देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बात लिखना है, बस ज्यादा नहीं। जब प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है, आपतित होता है, तो क्रिया आपको पता ही है, आपतित होता है, तो प्रिज्म के आधार के बराबर अपवर्तित किरण हो जाती है। ठीक है, जितने ही कोण से प्रवेश की है किरण, उतने ही कोण से निर्गत कोण के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, जब किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है, तो अपवर्तित किरण, ज्यादा नहीं लिखना है आपको, अपवर्तित किरण कौन सी, क्यू आर, क्यू आर प्रिज्म के आधार, प्रिज्म के आधार बीसी के समांतर हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, ए बी और ए सी आपका अपवर्तक पृष्ठ है, मैंने पीछे बता रखा है, तो आपको उसको बार बार नहीं करना है। देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं कलर कलर का पेन चलाऊंगा, उसी पे आपको ध्यान देना है। बस मेरे भाई आराम से आप डेरिवेशन कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सवाल इस पर बहुत ज्यादा आती है डेरिवेशन के हिसाब से। थोड़ा सा मैं अभी एक बात आपको मजे की बात बताऊंगा लास्ट में, है ना। तो पहले तो इसका हम लोग अच्छे से डेरिवेशन करते हैं। तो हमारे पास एक त्रिभुज है, तो ध्यान से देखो, चाहे जहां से आप निकालो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास कई सारे त्रिभुज हैं, कई सारे कोण हैं, आप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास एक चतुर्भुज है, ध्यान से सुनना। हम अपना एक चतुर्भुज लेते हैं। चित्र को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मेरे भाई। चलो चतुर्भुज क्या मैं लूं, चलो पहले मैं त्रिभुज ले, चलो चतुर्भुज ही ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चतुर्भुज, चतुर्भुज हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा चित्र में, ध्यान से देखें। चतुर्भुज पहले मैं लिख दूं, भुज हमारे पास क्या है, ए क्यू ओ आर ए में। अब मैं कलम चलाने चल रहा हूं, उस पर ध्यान दें। चतुर्भुज हमारा क्या है, ताकि आपको दिखता रहे। अब मैं इसको जो है पीले कलर से चला रहा हूँ, ये इसको पूरा बनाऊंगा। देखो ये जितना मैं बनाऊं उसको उतने पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, जितना मैं बनाऊं उस पर आप ध्यान दीजिए। ये पीला, और नीचे के जो डेड डैश पीले हैं, तो भी मैं पूरा कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए।
ये अभिलंब है अपना, ये अपना क्या है, अभिलंब है। अरे सीधे आ जा छोटू, क्यों परेशान करता है। ये, क्या ये तुम्हें चतुर्भुज दिख रहा है? यस सर। तो ये चतुर्भुज की हम करेंगे बात, इस चतुर्भुज की हम करने वाले हैं मेरे भाई बात। क्या चतुर्भुज में क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है? सबको पता है 360 होता है। क्या इतनी बात सबको पता है? यस बोले, यस 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 यस। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो मेरे भाई, तो जो पहला कोण है यहाँ पे देखो, जहां अभिलंब है, फिर से ग्रीन पे ध्यान देना, ग्रीन पे ये अभिलंब है। यहाँ पे जो क्यू वाला कोण है वो कितना है? 90 है। ठीक है। और यहाँ पे फिर से ये वाला जो कोण है, यहाँ फिर से ये यहाँ पे आर वाला जो कोण है वो भी क्या है? 90 है। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। ये वाला कोण भी आपको निकालना है। तो वही हमें कोण ए नहीं पता है। देखो चतुर्भुज में कोण ए नहीं पता है, कोण ओ नहीं पता है, लेकिन कोण क्यू और कोण आर हमें पता है। क्या पता है? तो लिख सकते हैं कि कोण कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण ओ प्लस कोण कितना है? आर, बराबर कितना है? 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है? 360। ठीक है सर। देखो कोण क्यू और कोण आर हमें पता है 90-90 अंश है, क्योंकि लंब है, अभिलंब है। 90-90 कितना हो जाएगा? 180 लिख दे रहा हूं, प्लस कोण ए प्लस कोण ओ बराबर कितना है? 360। क्या इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे कोण ए प्लस कोण ओ बराबर क्या? 360, 360 में से 180 घटा देंगे, 75 कर देंगे, ये बचेगा 180 अंश। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया है। हम इसको बहुत करेंगे, सजा के रखेंगे, अब ये हमारे काम आएगा। तो पहले चतुर्भुज में हमने क्या किया है? एक इक्वेशन निकाल ली मेरे भाई। अब तुम ध्यान से देखना त्रिभुज में, अब तुम ध्यान से देखो त्रिभुज हमारे पास बन रहा है। मैं ग्रीन से लिख रहा हूं इधर। त्रिभुज देखो, त्रिभुज ध्यान से देखिए, त्रिभुज कौन सा? डी क्यू आर में। अब यहाँ पे देखो डी क्यू आर को मैं किस कलर से कर रहा हूँ? रेड कर रहा हूँ, पिंक कर रहा हूँ। डी क्या कर रहा हूँ मैं? डी क्यू आर, तो मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ये पिंक कर रहा हूँ ताकि तुम्हें दिखे। ये देखो जी देखो, क्या दिख रहा है भैया? क्या दिख रहा है? एक कलर कलर में बता रहा हूँ तो तुम्हें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम तो पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होगा, लेकिन सर मुझे ये वाला कोण नहीं पता है, इधर ये वाला कोण नहीं पता है, तो कैसे करूंगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें ये वाला कोण पता है आई, और ये वाला कोण पता है R1। तुम्हें पता है जितना आई कोण होगा उतना R1 होगा, बोलो हाँ। अब जितना कोण ये होगा उतना कोण ये भी तो होगा, अरे बोलो हाँ। यस यस यस। तो आई में से R1 को घटा दूंगा तो ऊपर वाला कोण नहीं आ जाएगा? यस बोलो, यस यस। यहां से आई में से R1 को माइनस कर दूंगा तो ये कोण आ जाएगा। सेम इसी तरह से ई में से किसको माइनस कर दूंगा? R2 को, तो इधर भी कोण आपका आ जाएगा। अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, दिखना चाहिए भैया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, बोलो सही है। अब यहाँ पे जो अपना कोण बन रहा था इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बहिष्कोण। अब बहिष्कोण क्या होता है? आपको पता है कि यहाँ पे जो बहिष्कोण है क्या है? अपना बहिष्कोण है। कौन सा कोण है जी? बहिष्कोण। अब बहिष्कोण आपको पता है दो दूरस्थ अंतःकोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। कि अंतर, जो अंदर के कोण है उनके योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो जो डेल्टा है हमारा वो क्या होगा? क्या होगा कि आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा? 2 बन गया। क्या ये पता होगा? दोनों दोनों कोणों को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया है। एक ये चीज हो गया। अब मैं थोड़ा सा फिगर को करूंगा छोटा भैया, क्योंकि अब जरूरत आ गई है। अब अभी तक आपने चित्र बना लिया होगा, नहीं बना लिया तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब इसको हम लोग कर रहे हैं छोटा। अब इसके छोटे के दिन आ गए, ये क्या आ गए? छोटे के दिन आ गए, ठीक है। ठीक। अब इतना भी नहीं छोटा किया हूं कि दिख नहीं रहा है, दिख रहा होगा, ठीक।
अब यहां से भी इन लोगों को थोड़ा किया जाएगा छोटा, क्योंकि हमें यहाँ पे बनाना है एक इक्वेशन और। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक और चीज देखना, एक और चीज देखना। अब तुम मेरे भाई देखो, एक त्रिभुज और देखना है। क्या त्रिभुज? एक और दे, त्रिभुज क्यू ओ आर में 3 बार त्रिभुज देखना है। कौन? ओ क्यू आर, क्यू ओ आर। अब देखो यहाँ पे मैं कलम चला रहा हूँ, ध्यान से देखना ना, ब्लू देखना, ब्लू 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 का ध्यान देखो कि ब्लैक चला दूं, ब्लू चला दूं, ब्लैक चला दूं, ग्रीन चला दूं, ब्लैक ब्लू चला दूं, चलो बैगनी चला दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला पढ़ ही नहीं रहा है ये, आपको दिख रहा है ये, यही तो है क्यू आर ओ कोण। अब त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 तो होता है भैया, बोला जी, बोला यस 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 यस। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा R1 है, R2 है, ये वाला कोण हमें O है, यहाँ लिख सकते हैं कि कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण O बराबर कितना है? 180 अंश। ठीक है सर, ये हमें हमारा समीकरण बन जाएगा 3। अगर आप ध्यान से देखें तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 3 को अगर हम बराबर करेंगे, यहां लिखते हैं समीकरण 1 व 3 से बराबर करते हैं, तो देखो बराबर करने पर कोण ओ हट जाएगा, 180 से 180 हट जाएगा, तो क्या बचेगा? R1 कोण R1 प्लस कोण R2 बराबर क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे समीकरण इससे हमने देखा, तो बचेगा कोण R1 प्लस क्या होगा? कोण R2 बराबर क्या होगा? कोण ए। ये होगा कि नहीं, पहले ये बताओ, ये पहले बताओ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर ए। ये हमारा एक डाटा आ गया। ठीक है, ये हमारा एक डाटा और आ गया। ठीक, अब ये हमारा एक डाटा और आ गया। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको दो कोण के स्थान पर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हमारी न्यूनतम विचलन की स्थिति आ जाए, कितनी आ जाए? न्यूनतम विचलन की स्थिति में, अगर न्यूनतम विचलन की स्थिति आ जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए। तो हम यही करते हैं कि आगे करें, कहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें। मेरा तो मन यही है, चलो मैं यही करता हूँ, थोड़ा सा इसको साइड में करूँ, तब सब पूरे को, इन सबको करूंगा थोड़ा इधर, यही कर दूंगा तो दिखता रहेगा आपको, बहुत ज्यादा नहीं, बस 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 सेट अप कर देंगे। ठीक है, अब इस फिगर को थोड़ा मैं और छोटा कर रहा हूँ। आपने चित्र बना लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा करने से कोई दिक्कत नहीं, चित्र आपने बना रखा है। ठीक है, अब यहीं पर हम इसको निपटाएंगे, क्योंकि निपटना ये जरूरी है। यहीं पे निपटाएंगे तो आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या बताया गया था? अगर ये आ जाए कि न्यूनतम न्यूनतम विचलन की स्थिति, अभी अभी इसको बताया था मैंने कि क्या क्या बराबर होता है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या क्या होता है, हमने आपको साफ साफ बता दिया था कि जो हमारा आई है वो ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, और जो R1 है वो R2 है वो किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। और जो डेल्टा है वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा M के बराबर। यही चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर उठा उठा के रखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इन तीनों का मान एक बार देखो, हम समीकरण 1 में 2 में रखेंगे, एक बार समीकरण इसमें, तो यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण एक में अगर देखा जाए 1 से, तो हमारा जो डेल्टा है, देखो देखो यहाँ पे समीकरण 1, डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा M हो जाएगा। आई ठीक है, ठीक है। आर क्या हो जाएगा? आर, R1 क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा प्लस
ई क्या हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ से डेल्टा जो एम बच रहा है वो आई आई टू आई हो गया और आर आर कितना हो जाएगा, टू आर। यहाँ से लेमडा बाई हम टू कह सकते हैं, टू कॉमन करके आई माइनस क्या हो जाएगा, आर, इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है सर, आई माइनस आर बराबर है। या फिर हम यहाँ से अगर कहें, अगर हम यहाँ से कहें, चलिए हम ये हो जाएगा, हम आर का मान निकालें तो एक चीज यहाँ से हम आर का भी मान निकाल लेते हैं। आर क्या था, आर वन प्लस आर टू बराबर ए है, तो आर वन, यहाँ देखो, तो आर प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, ए, तो आर आर कितना हो जाएगा, टू आर बराबर ए, तो आर बराबर कितना होगा, ए बाई टू। ये आर बराबर कितना आया, ए बाई टू, और यहाँ पे इसका मान यहाँ पे रख दो, इसका मान यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे डेल्टा एम बटे टू बराबर आई माइनस क्या है, आर का मान कितना है, ए बाई टू, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो दोनों का हर समान है, तो लेमडा एम प्लस ए बाई क्या हो जाएगा, टू। ये हो जाएगा हमारा क्या, आई। हमें मेन इंपॉर्टेंट यही था, आई और आर का मान निकालना। अब यहीं पर हम इस निगमन को करेंगे, क्योंकि हमको यहीं करके दिखाना है आपको इस निगमन को। अब चूंकि हम जानते हैं प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो चूंकि स्नेल लॉ लगा देते हैं, एन बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, तो बस मेरे भाई यहाँ पे रख दो। साइन आई का मान कितना है, आपको दिख रहा होगा कि ए प्लस लेमडा बाई टू, और नीचे क्या है, साइन ए का मान ए बाई टू। यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, अपवर्तनांक के सूत्र का फार्मूला है। यही क्या है, अपने अपवर्तनांक के सूत्र का फार्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। कैसा हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल इस पर मैं कराऊंगा अभी, ध्यान से देखना, बोर्ड में आई हुई सवाल है, बोर्ड में आई हुई सवाल है, मैं इस पर कराऊंगा आपको, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब मैं मजे की बात बताऊं, यूपी बोर्ड में इस डेरिवेशन को हटा दिया गया है, तो भाई आप चिंता नहीं करिए, डेरिवेशन हट गया है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये फार्मूला याद रखना। आपको क्या करना है, ये सिर्फ फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले से अभी बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बनने वाले हैं, उसको मैं अभी तुम्हें कराऊंगा, ठीक है। आई होप यू क्लियर। अब हम मेरे भाई बढ़ेंगे आगे। अब क्या करेंगे, बढ़ेंगे आगे। अगर हमारा प्रिज्म के अगर हमारा क्या हो, लेंस बहुत पतला हो, अगर हमारा लेंस क्या हो, बहुत पतला हो, तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। पतले लेंस द्वारा विचलन, अगर लेंस हमारा क्या कर दिया जाए, बहुत पतला कर दिया जाए, यहाँ लिख देंगे, हेडिंग लगती है हमारी इसी से रिलेटेड, पतले प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा विचलन, पतले प्रिज्म द्वारा क्या होगा, विचलन बताना है। अगर पतले प्रिज्म द्वारा क्या पूछा जाए, विचलन पूछा जाए, तो देखो कितना पतला होना चाहिए प्रिज्म, प्रिज्म प्रिज्म कितना पतला होना चाहिए कि जो उसका साइन कन्वेंशन है वो कट जाए। तो यदि प्रिज्म का जो कोण है, प्रिज्म कोण है, जो इतना पतला है, प्रिज्म प्रिज्म कोण अपना 5 अंश से कम हो, पतला प्रिज्म कहलाता है। तो यदि ऐसा बोल दिया जाए, यदि यदि क्या हो, किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण 5 अंश से कम हो, कम हो, तो उसे पतला प्रिज्म कहते हैं, पतला प्रिज्म, प्रिज्म कहते हैं, कहते हैं, क्योंकि इस पर सवाल बनती है, जब पतले प्रिज्म की स्पेशली बात की जाएगी, तो वो फार्मूला जो अभी निकाला था वो नहीं लगाना है ना। पतले प्रिज्म की बात की जाएगी तो वो फार्मूला नहीं लगाना। तो पतले प्रिज्म में होता क्या है, तो ध्यान से सुनना, इतना पतला है कि जो हमारा साइन थीटा है वो टेंडिंग टू होता है, जो हमारा साइन थीटा है ना वो थीटा की ओर होता है, अग्रसर होता है, मतलब कि कह सकते हैं, मतलब ये ऐसे आपका छोड़ो,
अब ऐसे कर, जो हमारा साइन ए प्लस लेमडा एम है बाई 2 है, वो क्या है, इतना छोटा है कि इसका हम छोड़ सकते हैं, तो केवल क्या बचेगा, ए प्लस लेमडा एम बाई 2। इसी तरह से दूसरा वाला क्या है, साइन ए बाई 2 में हम क्या कर सकते हैं, साइन को छोड़ देंगे, छोटा पतला रहेगा, 5 अंश से कम होगा तो इसको हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, ए बाई 2। अब इसी फार्मूले को n बराबर जो फार्मूला था अभी, तो वो ए प्लस लेमडा बटे 2 बटे क्या होगा, ए बाई 2। अभी जो फार्मूला बताया गया था यही तो था, अभी ये जो फार्मूला बताया गया था यही तो था, बस आगे साइन था वो हट गया। अब जब साइन हट गया तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहां से हम कहेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा ए प्लस लेमडा एम बटे ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n ए बराबर हो जाएगा ए प्लस लेमडा एम। यहां से अगर हम कहें, अगर यहां आ जाओ तो n, अगर हम कहें n को इधर करें, एन ए माइनस ए बराबर लेमडा एम, तो लेमडा एम बराबर क्या होगा, ए कॉमन कर लेते, एन माइनस 1। ये ओहो, एन माइनस क्या होगा 1। ये पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर की सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पतले प्रिज्म की बात की जाएगी तो न्यूनतम विचलन कोण का जो सूत्र होता है, प्रिज्म कोण इंटू n माइनस 1 होता है, n क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक है। ठीक है, इस पर अभी मैं सवाल लूंगा, कहो तो मैं एक आध सवाल ले लूं, इस पर ले लिया जाए। चलिए इस पर आपको एक सवाल कराया जाए, ये है आपके सामने एक सवाल स्क्रीन पे, अब आप इसको ध्यान से समझिए मेरे भाई। अब इस पर हमने क्या कर लिया, एक सवाल क्या आपको दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बताइए भाई, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, दिख रहा है ये, नहीं दिख रहा है तो अब दिख रही होगी सवाल, वो आप दिख रहे होंगे। ठीक है, इस सवाल में क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना है, दिख रही है ना सबको, बोलो यस। अगर सवाल सबको समझ में आ रही है तो बताओ भाई, ये दिख रही है तो अच्छे से देखो। क्या है कि एक प्रकाश किरण प्रिज्म का अपवर्तनांक इतना दिया गया है कि गुजरने वाले न्यूनतम विचलन, विचलन न्यूनतम न्यूनतम विचलित होती है, थोड़ी सी विचलित होती है, इस यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है, आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण का कितना है, 2 गुना है, तो प्रिज्म कोण अपवर्तन कोण का क्या है, प्रिज्म कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होगा ये ज्ञात करना मेरे भाई। तो मेरे भाई देखो, जो जो दिया है पहले वो लिख दो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले क्या दिया है, कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण की अवस्था में, आपको सबको अच्छे से पता है कि अभी अभी बताया गया था, सोल्यूशन हम लगाएंगे। न्यूनतम विचलन कोण की अवस्था में जो हमारा आई है सबको पता ही है अच्छे से। यहाँ पे कह रहा है कि n बराबर क्या दिया है, √3। √3 का मतलब 1.732, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लिखेंगे, नहीं तो √3 से ही क्या करेंगे, काम चलाएंगे। कह रहा है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है, आपतन कोण यानी आई किसका 2 गुना है, अपवर्तन कोण क्या लिखते हैं, आर, यानी इसका क्या है, 2 गुना है। ठीक है सर, क्या इतनी बात क्लियर है, यस सर, क्या इतनी बात क्लियर है, यस सर। अब हमें पता है मेरे भाई क्या होता है, हमें पता है कि n बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, होता है ना फार्मूला, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। क्या होता है, आई का मान तो हमें पता है, आई का मान तो हमें पता है मेरे भाई, बोलो। हम थोड़ी सी मान ले लेते हैं, अपवर्तन कोण का 2 गुना है तो प्रिज्म कोण क्या है, और अपवर्तन कोण क्या, यानी अपवर्तन कोण आर का मान क्या क्या पूछा है, रुक जाओ इसको पहले तो हटाओ, पहले इसको हटाओ तो बताते हैं, पहले क्या क्या पूछा है वो भी क्वेश्चन मार्क करो। प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण यानी ए पूछा है और आपसे आर पूछा है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति आपको सबको पता है, आर बराबर ए बाई 2 होता है, आई बराबर ए लेमडा
m/2 होता है, उसकी भी स्थिति को यूज करना है। लेकिन कैसे करना है जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए, तो यहां से हम कह सकते हैं ये जो आई है ना 2r, देखो यहाँ पे बैक में चलो, बैक और बैक, यहाँ पे ये जो 2r होता है वो a के बराबर होता है, यहाँ पे 2r जो है वो a के बराबर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ जो 2r है वो हमारा क्या है, a ही है। 2r हमारा क्या है, a ही है। तो यहाँ से अगर कहेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, r/2 भी ले लिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला क्या होता है कि n बराबर क्या होता है, साइन i बाई साइन r, ये होता है। अब i का मान तो हमें पता है, 2r लिख दो या फिर आप a लिखो, 2r लिख दो या फिर आप a लिखो, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, आप r के रूप में लिखना चाहो तो a के रूप में लिखना चाहो, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम a के रूप में लिख दें, देखो i का मान a है तो a लिख दिया। अब यहाँ r का भी मान कितना है, a/2 है। तुम ऐसे समझो, देखो यहाँ से मैंने i का भी मान a यूज किया है, और r का मान कितना होगा, अगर यहाँ से मैं r निकालता तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a/2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अगर मैं 2r, तो यहाँ से मैं r अगर निकालता तो r बराबर कितना होता है, a/2। ये वाले मान हमने यूज किए हैं यहाँ पे। तो बस साइन ए का फार्मूला लगा देते हैं, 2 साइन a/2 कॉस a/2 लगा दो, बटे साइन a/2 है ही है, कट जाएगा ये, बचेगा कितना, n बराबर 2 कॉस a/2, 2 कॉस a/2। हमें a का मान तो निकालना ही है पहले, है ना, इसलिए a का मान रखा है। आप यहाँ r के रूप में भी रख सकते हो, अभी ऐसे ही लिख कर दिया हूं मैं। तो अब यहाँ पे देखो n का मान √3 है, ये 2 चलाएगा इसके नीचे, ये हो जाएगा कॉस 1/2। ये कॉस में कितने अंश का मान है, इधर देखो, ये कॉस a/2 है, वो कॉस में कितने अंश का मान है, कॉस 30 अंश का। कॉस से कॉस हट जाएगा तो a/2 बराबर कितना आएगा, 30 अंश। तो a बराबर कितना आया, 60 अंश आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ गया, प्रिज्म कोण आ गया 60 अंश। क्या सही है, यस सर, यस सर। प्रिज्म कोण आ गया तो अपवर्तन कोण आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि r बराबर क्या है, a/2 रख दो, 60/2 यानी काट दो, r बराबर कितना आ जाएगा आपका, 30 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान है क्या, आसान थी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, थोड़ा सा ठीक था। अब और सवाल लिया जाए, बोलो, ले लिया जाए एक सवाल और, बोलो 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 बोलो। अगर आप कहो तो एक सवाल और ले लिया जाए, अगर आप कह रहे हैं तो एक सवाल और आपके सामने हम करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, ये सवाल बाद में कराएंगे, ये सवाल देख लेते हैं, इस सवाल को देख लो। अरे यार, काम ही नहीं करती, क्या सबको दिख रही है ये सवाल, अब तो दिख रही होगी। देखो भैया ध्यान से समझना, ये सवाल ध्यान से समझना है आपको। कह रहे हैं यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। 2024 बोर्ड एग्जाम में आई हुई सवाल है। आइए देखते हैं मेरे भाई, आइए देखते हैं। तो देखो क्या क्या दिया है, सोल्यूशन लगाओगे भैया। हमें दिया है ANG बराबर दिया है 3/2। फिर क्या दिया है, ANW यानी कि कांच, वायु के सापेक्ष कांच का और जल का अपवर्तनांक। ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए कह रहा है तो फार्मूला हमारा यही लगेगा, देखो अभी हमने बताया था। पतले प्रिज्म के लिए कह रहा है तो AN माइनस क्या लगाएंगे, 1। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है, वायु में एक बार है, एक बार जल में। तो वायु के लिए विचलन कोण पहले निकाल लेते हैं, तो डेल्टा M अपना यही रहता है। ठीक है, वायु के लिए। अब वायु के लिए हम इस n को क्या लिख देंगे, a, क्या लिखेंगे भैया,
ए ए एन जी, क्योंकि जा रहे हैं कहाँ, अंदर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। यहाँ से हम डेल्टा एम निकाल सकते हैं। ए इसका मान कितना है, 3/2 -1। वायु से कांच में जा रहे हैं, वायु से कांच में जा रहे हैं ना, यही तो दिया है, तो ठीक है। तो 2 एक कम 2, 2 एक 3, यानी तो ये लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, 1/a/2। ये आ गया, एक वायु में तो हमारा ये मान आ गया। अब हमें क्या करना है मेरे भाई, इसको क्या निकालना है, वायु में। अब इसको निकालना है कहाँ, किसके लिए, जल में डुबोने पर। जल में डुबाए तो लिखो, है साला, चलता ही नहीं। जल में डुबोने पर, डुबोने पर क्या हो जाएगा भैया, आपको पता ही है, पता है ना, जल में जब डुबोलेंगे डुबोएंगे तो डेल्टा एम जो है ना, उसको हम डैश कर देते हैं, ये हो जाता है कितना, आपको पता है ना, जल में डुबोने पे ये तो आपका यही रहेगा। अब जल में अपर्तनांक मतलब वायु के सापेक्ष जो जल का अपर्तनांक है वो है ANG बटे हो जाएगा क्या, AN W-1। अब यहाँ रखना पड़ेगा डेल्टा एम, एक ठीक है। इसका मान कितना है, ऊपर वाले का मान 3/2, इसका मान 4/3 -1, ठीक है। 3 × 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A 9/8 -1, 9/8 -1 हो जाएगा, लेमडा एम डैश हो जाएगा। एलसीएम ले सकते हैं ना, तो लेमडा एम डैश बराबर क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 9 में से 8 का 1, यानी कि 1/8, 1/8 आ गया जल में। अब दोनों का क्या करना, 1/4 पूछ रहा तो भाग लगा देते हैं, दोनों क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। लेमडा एम डैश बटे लेमडा एम, भाग लगा देते हैं। अगला क्या है, पहला वाला ये तो कितना है, A/8, तो वो पलट के लिखने, देखो दोनों को भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/A। ए से ए कट गया, 2 दूना क्या, तो ये लेमडा एम डैश बटे लेमडा एम कितना हो जाएगा, 1/4। मतलब जो लेमडा डैश में जो परिवर्तन है वो लेमडा का कितना है, 1/4 रह गया। देखो 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 देखो, तो न्यूनतम विचलन कोण जो है ना, जल में डुबोने पे न्यूनतम विचलन कोण का मान, विचलन कोण से, न्यूनतम विचलन कोण से वायु के न्यूनतम विचलन कोण से 1/1/4 रह जाता है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, 2024 बोर्ड एग्जाम में। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे भाइयों, यस सर। तो अब बढ़ा जाए आगे, बोलो यस। अगला टॉपिक लिया जाए, अगला जो टॉपिक है वर्ण विक्षेपण है। क्या है, वर्ण विक्षेपण। चलिए अगला टॉपिक बढ़ते हैं, बैक बैक बैक। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, अगला टॉपिक, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण है, पक्ष नहीं, मार डालब जान से। कहाँ चला जाते हैं यार, सब उड़ उड़ के इरिटेट करते हैं भैया, इरिटेट करते हैं। अब आपको पता है हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है, प्रिज्म पर हम क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश डालते हैं भैया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चित्र में, चित्र को मैं थोड़ा करता हूँ बड़ा, आपको दिखे, आपको पता है। तो जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो 7 रंगों की पट्टियां निकलती हैं। तो पहली चीज हमें पता है कि ये बातें हम लिख दी जाएं, क्योंकि लिखना जरूरी है। जब प्रकाश किरण, प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती हैं, जब प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती हैं तो प्रिज्म से
अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं, सबको अच्छे से पता है, विभक्त हो जाती। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात सबको पता है? बोलो यस, बोलो यस 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 यस। यहाँ पे आपको देखने को मिला, ये हमारा प्रिज्म है ए, ये हमारा है बी और ये हमारा सी है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक श्वेत प्रकाश डाला। कौन सा प्रकाश डाल रहा हूँ? श्वेत प्रकाश जब डाल रहा हूँ तो यहाँ पे हमें क्या है, एक पर्दा है, पर्दे पे 7 रंग मिलेंगे। ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, जबकि प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, प्रकाश किरण ऐसे ना होके, ऐसे सीधे ना जाके क्या हो गई है, बैंड हो गई है। सीधे ना जाके प्रकाश किरण क्या होगी, बैंड हो गई है। तो सबसे ऊपर का रंग है लाल, सबसे नीचे का रंग है बैगनी। ऊपर वाला रंग क्या है, सबसे जो है ऊपर का रंग जो है सबसे लाल होता है। अरे बाप रे, सॉरी, बाप रे। ठीक है, माय गॉड, ये कैसे हो गया? फिर से बनाना पड़ेगा यार। ये श्वेत प्रकाश, एक इसमें खास बात है। एक काम कर, 1 मिनट देना थोड़ा सा। लॉक कर दिया जाए। अरे चल ही नहीं रहा। लॉक कर दूं तो चल, लग लॉक हो गया। अब घूम के दिखा तू, अब घूम के दिखा। देखो फिर से बता देते हैं। जिससे श्वेत प्रकाश डाला गया, श्वेत प्रकाश डाला जाता है, बस प्रकाश किरण ऐसे सीधे जाने के बजाय बैंड होती है। ठीक है, और ए बी सी हमारा क्या है, प्रिज्म है। सबको अच्छे से पता है, ए बी सी हमारा क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, सबसे ऊपर का जो रंग होता है वो होता है लाल, और नीचे का जो रंग होता है सबसे, वो होता है बैगनी। बैगनी, इसीलिए मैं उसी कलर से लिख भी हूं, बंगाली नहीं यार, बैगनी। बंगाली कहाँ से आती है? चलिए, जी। ऊपर का जो रंग है लाल, और नीचे का जो सबसे रंग है वो क्या है, बैगनी। सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का हो रहा है, बैगनी रंग का। सबसे कम विचलन किस रंग का हो रहा है, लाल रंग का। तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा हम और यहाँ पे बात कर देते हैं। अपवर्तन के पश्चात 7 रंग में विभक्त हो जाता है। ठीक है, 7 रंग में विभक्त हो जाती है। तो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात 7 रंग में विभक्त हो जाती है क्या, प्रकाश किरण। ठीक है, यह घटना, यह घटना, और इसको लिख दिया जाए, यह घटना प्रकाश का, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, परिक्षेपण विक्षेपण एक कई सब है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, कहलाता है, कहलाती है, लिख दें। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, पर्दे पे हमें कितना रंग मिलता है, 7। पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों की, रंगों की पट्टियों को, पट्टियों को वर्णक्रम, वर्णक्रम कहते हैं। ये वर्णक्रम कहते, क्या बोलते हैं, वर्णक्रम कहते हैं, वर्णक्रम कहते हैं। बोलो यस 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 यस, बोलो यस यस यस। पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों की पट्टियां को हम लोग, क्या पट्टियां हैं, पट्टियां नहीं है, पट्टियां हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्णक्रम कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अरे बोलो यस यस यस। तो अब हम थोड़ी सी बात को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। देखो, और एक चीज मैं आपको और बता दूं,
इसका यहाँ कारण और एक बात बता दूं, चित्र को थोड़ा छोटा कर दूं क्या? चलो चलो इतना ही बड़ा रहने दो, नहीं हटेगा ये। अब यहाँ पे मैं यहीं पे सारी चीजें लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ये विबग्योर से लिया गया है, विबग्योर। देखो कितने रंग होते हैं? 7। को पता है विबग्योर के बारे में, सबको पता है। वी आई बी जी वाई, जी वाई ओ आर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सब रंगों का अलग अलग कलर है, इसी से लिया गया है ये। हालांकि 7 रंग मिलते हैं, 7 रंग होते हैं, बैगनी आह पिनाला होता है, बैगनी आह पिनाला। लेकिन यहाँ पे जो है जो चित्र बनता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कलर से इसको लिखता हूँ। पहला है अपना बैगनी। पहला कैसे है? बैगनी। दिख रहा है? दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं। दूसरा क्या है? हे भगवान, इंडिगो, यानी जिसको नीला कहते हैं, नीला। अगला क्या है? नील जैसा होता है। इंडिगो क्या बोलते हैं? नील जैसा होता है। क्या बोलूंगी? बैगनी आह, आसमानी उसको बैनी आह पिनाला, बैनी आह। शुद्ध बैनी आह मतलब आसमानी कह सकते हैं। ठीक है। बैनी आह पिनाला, बैगनी आसमानी हरा पीला नारंगी लाल। बैगनी आसमानी, बैगनी नीला आसमानी हरा पीला नारंगी लाल होता है, इसको बोलते हैं। इसे स्टिक से याद करते हैं। बैनी आह पिनाला, ऐसे भी याद रखते हैं। बैनी का मतलब क्या होता है? बैगनी। और नी का मतलब नीला से है। आ का मतलब आसमानी से है ना? नील जैसा होता है, आसमानी। और आसमानी इसको लिख दे रहा हूँ, आसमानी। और जी का मतलब ग्रीन है, यानी हरा। वाई का मतलब येलो है, यानी पीला। और क्या गड़बड़ हो रहा है? येलो, ऑरेंज, सतरंगी। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं। बैनी आ पिनाला, बैगनी आसमानी हरा पीला नारंगी, ये हो जाएगा आपका नारंगी। पी नाला है, पी नाला तो लिखा ही नहीं है, तो इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। यहाँ नाला नहीं लिखा, यहाँ लिखना है नाला। अब ठीक है। नारंगी, ये हो जाएगा लाल, लाल। ये आपके 7 कलर हैं, इसी से इसको लिया गया है। ठीक है, इसी से आपको क्या है, इसका लिया गया है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, इसका जो कारण है क्या है, इसका कारण यही समझते हैं। कारण क्या समझते हैं? कारण समझो, कारण 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 क्या है कि 7 रंग की पट्टियों क्यों निकली? क्यों निकलती हैं 7 रंग की? कारण क्या है? भिन्न भिन्न माध्यमों में, आपको अच्छे से पता है कि भिन्न भिन्न जो माध्यम होते हैं, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न रंगों के लिए, भिन्न भिन्न पदार्थ का भिन्न भिन्न, यानी कि सीधे से कह सकते हो कि प्रकाश के अलग अलग रंग के लिए, प्रकाश के अलग अलग रंग के लिए प्रिज्म के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अपवर्तनांक अलग 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 होता है, अलग अलग होता है।
अलग अलग प्रकाश के लिए इसका अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब यहाँ पे जो इसकी वेवलेंथ होती है, आपको बता दूं एक चीज, मैं आपको ये सिखा दूं कि यहाँ पे जो अपना तरंग दैर्ध्य होता है, जो ये विचलन होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, लिम्डा के, तरंग दैर्ध्य के, और इसी के समानुपाती होता है एन। ये चीज याद रखना है। जिस रंग का, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, उस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, जैसे लाल और बैगनी, जैसे सबसे ऊपर वाले रंग और सबसे नीचे वाले रंग की बात करना है, तो लाल और बैगनी में हम कहा जाए तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे ज्यादा। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे अगर कहा जाए, मैं कहाँ लूं यार इसको, यहीं पे बताना है मुझे, तो मैं और छोटा करता हूँ यार साले, थोड़ा छोटा हो जाए यार, डिस्टरबेंस हो जाती है इसकी वजह से। तो देखो यहाँ पे क्या है कि तरंग दैर्ध्य और जो विचलन कोण है वो अपवर्तनांक के समानुपाती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखो लिम्डा आर अधिक होता है किससे, लिम्डा वी से। आर का मतलब यहाँ रेड से है, वी का मतलब यहाँ वायलेट से यानी बैगनी से है, ठीक है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत दूर से इसको देख पाते हैं। तो जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, उसका अगर हमसे विचलन कोण पूछा जाएगा या अपवर्तनांक पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे जो है एन वी और एन आर, यहाँ पे बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। अगर विचलन की बात किया जाए तो विचलन किस रंग का सबसे ज्यादा होगा, किस रंग का ज्यादा होगा सबसे, बैगनी रंग का, बैगनी रंग का। क्या ये बात समझ में आ रही, क्या ये बात समझ में आ रही, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, जैसे लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज्यादा होती है ना भैया, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, यानी बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से विचलन सबसे ज्यादा किसका होगा, देखो विचलन किसका ज्यादा होगा, बैगनी रंग का। देखो अब आप चित्र में देखो, देखो प्रकाश या श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म से टकराया, सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन जो विचलन हुआ, ये जो विचलन हुआ डेल्टा आर, ये किस रंग का है, किस रंग का है, लाल रंग का कम, उससे ज्यादा किसका हुआ है, बैगनी का। बैगनी का कितना हुआ है, डेल्टा वी। मतलब तो यहाँ पे क्या है कि जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका विचलन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य किसकी कम है, सबसे सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है, बोलो भैया, बैगनी रंग की, इसलिए इसका विचलन ज्यादा होता है, ठीक है। अब हमें पास एक और चीज कोणीय विस्थापन होता है, इसी में हम समझेंगे, इसी में समझ लिया जाए। क्या समझू, क्या समझू, बोलो बोलो, कोणीय विक्षेपण होता है, वैसे आगे इस पढ़ा दिया जाए, कोणीय विक्षेपण इसी में होती है क्लास, कोणीय विक्षेपण की। कोणीय विक्षेपण है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन उतना कोई खास नहीं है ना। तो अब हम तो अगले चित्र में देखो कोणीय विस्थापन जो है, ये तो सवाल मैंने करा दिए, यहाँ देखो, सुनो 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 सुनो, सवाल इस पे ध्यान देना है, बाकी बहुत ये ज्यादा काम का टॉपिक नहीं है। एक होता है कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण समझ लो, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थीटा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, थीटा से लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक प्रिज्म है, देखो आप समझ लो इसको, अरे प्रिज्म का कलर कितना गंदा है। हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है, ठीक है।
प्रिज्म पे क्या करते हैं हम लोग, एक श्वेत प्रकाश डालते हैं, यूं डाला, श्वेत प्रकाश हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालते हैं, ये गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ध्यान से सुनना, हम 3 रंग की बात करेंगे। यहां से हम कहते हैं रेड जो कलर है वो ऐसे गया, ऐसे सीधे के बजाय फिर ऐसे बैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद येलो वाला जो है इसके बीच में था, ऐसे गया, फिर ये ऐसे बैंड हो गया। उसके बाद हम बैगनी लेते हैं, क्योंकि 3 रंग हमें बताना है, सबसे बीच वाला कलर भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाला नहीं, येलो भी ले लिया जाता है। ये बैगनी हो सके तुम लोग को कम दिख रहा होगा, और देखो इसको बेचारे गरीब आदमी को, बैगनी को मैं थोड़ा मोटा कर, चलो ठीक है, नीचे वाला दिख रहा होगा। अब जो प्रकाश किरण इसको जाना था इसे सीधे, ब्लू नहीं, अब तो व्हाइट आ जाए, प्रकाश किरण जो है इसको जाना था इसे सीधे, ये बैंड हो गई, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है, ध्यान सुनना, ये रेड है, ये क्या है अपना येलो है, और ये अपना क्या है वायलेट यानी बैगनी, 3 रंग है, ठीक है, 3 रंग है, कितने 3 रंग। तो देखो इसका विचलन, अभी हम विचलन मैंने बता दिया था पीछे, अब इस वाले का जो विचलन है वो डेल्टा आर कहेंगे, बोलो यस, यस बोलो, यस बोलो, यस। अब इस वाले रंग का विचलन बोलेंगे डेल्टा वाई, और बैगनी रंग का विचलन बोलेंगे तो कितना हो जाएगा डेल्टा वी। सबसे ज्यादा विचलन होता है किस रंग का, विचलन रंग का, ठीक है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम, ठीक है, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका विचलन कम, अभी अभी बताया। अब देखो 2 रंग का ध्यान से देखना है, अगर इन रंगों को हम पीछे बढ़ाएं, ध्यान से सुनना, इस रंग को अगर हम इस बैगनी रंग को और इस लाल रंग को, लाल रंग को पीछे बढ़ाएंगे, देखो बैगनी रंग को और लाल रंग को क्या करेंगे हम पीछे बढ़ाएं, तो इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है, वही कोण अपना कहलाता है कोणीय विस्थापन, क्या कहलाता है कोणीय विस्थापन। तो कैसे कहेंगे, प्रिज्म के निर्गत, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं 2 रंगों के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। लिख सकते हो, लिख दें, प्रिज्म से, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं 2 रंगों के बीच, 2 रंग है, 2 रंगों के बीच, 2 रंगों के बीच, रंगों में कौन कौन से रंग, लाल बैगनी, के बीच बने कोण थीटा को ही कोणीय विक्षेपण, 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 साला दिमाग इसमें डिस्टर्ब हो चुका है, विक्षेपण कहते, क्या इतनी बात समझ में आ रही, अरे बोलो यस, बोलो यस, यस यस यस, ठीक है सर, इसी को हम लोग थीटा से लिखते हैं, क्या ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम कोणीय विस्थापन निकालेंगे कैसे, देखो, तो हमारा क्या है कोणीय विस्थापन, किन्हीं 2 रंग लाल और बैगनी रंग के विचलन है ये, तो हम थीटा बराबर कहेंगे, थीटा बराबर हम कहेंगे, सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का है, बैगनी का, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा लिख देंगे क्या आर, की बैगनी रंग के विचलन में से अगर हम आर रंग का विचलन घटा देंगे तो यही वाला कुड़वा तो जो बन रहा है वही तो हमारा विचलन कोण है, यस सर, ठीक है। अब इस बात को, ये फार्मूला हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फार्मूला, ठीक है। अब इसको अपवर्तनांक के रूप में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, तो देखो कैसे, अपवर्तनांक के रूप में भी आप इसको लिख सकते हो, देखो कैसा, क्योंकि देखो डेल्टा एम बराबर क्या होता है, ए एन माइनस 1, तो यहां से अगर कहेंगे थीटा बराबर तो हो जाएगा ए डेल्टा वी का मतलब, डेल्टा वी का मतलब ये हुआ
कि बैगनी रंग के लिए, तो एन वी माइनस वन हो जाएगा, माइनस ए एन आर माइनस वन हो जाएगा लाल रंग के लिए। तो दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो बचेगा एन वी माइनस वन, माइनस से गुणा करेंगे एन आर प्लस वन हो जाएगा, वन से वन कट जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा अपवर्तनांक के रूप में एन वी माइनस एन आर आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हमसे कोणीय विक्षेपण का कोण पूछता है दो रंगों के बीच का, तो हम क्या करें, बैगनी रंग के विचलन से लाल रंग के विचलन को घटा देंगे, या फिर अपवर्तनांक के रूप में पूछेगा तो नीचे वाला फार्मूला लगा देंगे जो अभी बताया। ठीक है, एक और इसमें टॉपिक आपको बचता है वर्ण विक्षेपण क्षमता, एक और पढ़ा देते हैं। इसमें एक बचता है वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षेपण क्षमता। तो ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, यूपी बोर्ड के एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर क्वेश्चन ने कहा था अगर कोई आ गया तो क्या करोगे, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, वही चीज है। तो सिमिलर इसमें क्या किया गया है, देखो ये क्या होता है, सुनो आराम से इसको सूत्र में समझो बस। इसको हम लोग तो है वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग लिखते हैं, और जो है लिखते हैं ओमेगा से, किससे लिखेंगे, ओमेगा। ये होता है क्या, कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, विक्षेपण जो अभी अभी पढ़ाया, विक्षेपण यानी थीटा, बटे होता है आपका ये विचलन, मध्य रंग का विचलन, यानी मध्य रंग का विचलन मतलब मध्य रंग में कौन होता है आपको पता है कि विबग्योर में जो मध्य रंग माना गया है वो पीला को माना गया है, किसको, पीला को माना गया। तो पीले रंग का विचलन क्या होता है, लेमडा वी लेमडा वाई लिखेंगे। ठीक है, ऊपर वाले का मान अभी हमने थीटा का मान डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई। ये हमारा आ गया एक फार्मूला, किस रूप में आ जाएगा, अरे कोणीय विस्थापन अभी लिखा ना, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और ये वाई क्या है, माध्य रंग का विचलन। तो इसको लिखोगे कैसे, लिख सकते हो आप, देखो मैं बोल रहा हूँ लिख लो, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के बीच का कोणीय विस्थापन, इन्हीं दो रंगों के बीच कोणीय विस्थापन और माध्य रंग के विचलन के अनुपात को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता, ओमेगा कहते हैं। ठीक है, इसको अपवर्तनांक के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर अपवर्तनांक के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बताइए क्या होगा। अगर इसको हम अपवर्तनांक के रूप में लिखेंगे तो अभी अभी मैंने डेल्टा वी माइनस डेल्टा ए का मान क्या निकाला, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर का मान हमने अभी निकाला, क्या निकाला देखो, इसको ही तो सॉल्व किया था, ये आया था ए एन वी माइनस एन आर बटे, इसी प्रकार से y का कहेंगे तो ए एन वाई माइनस वन, ए से ए कट जाएगा तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, एन वी एन आर बटे एन वाई। अगर वर्ण विक्षेपण क्षमता आपसे पूछ रहा है, रंग का मान दिया है लाल बैगनी येलो, ये तीन ही रंग जनरली पूछा जाता है, इन रंगों का अगर आपको मान दिया है तो आप यहाँ से रख के आराम से वर्ण विक्षेपण क्षमता आप निकाल सकते हैं मेरे भाई, निकाल सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, लास्ट टॉपिक है आज का, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है भाई, देखो प्रकीर्णन का मतलब होता है छितराव, जिसको हम लोग बोलते हैं फैलाव। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, भाई सूर्य से जो आ रहा है प्रकाश वो किससे होकर गुजरता है, वायुमंडल से होकर गुजरता है। आप सोचो अगर वायुमंडल ना होता तो ना हम होते, ना आप होते, ना आप पढ़ते होते। तो कह सकते हैं सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो अपने मार्ग में पड़ने वाले जो धूल कण है ना, इनसे टकराता है, और टकराने के बाद ये बिखर जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जिस विद्यार्थियों को लिखना है वो ध्यान से सुने और लिख लें कि जब सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो अपने रास्ते में पड़े धूल कणों से टकराकर और बिखर जाता है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है लॉर्ड रेले, वही चीज मैं तुम्हें बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, थोड़ी चीजें आप जानते रहें इसके बारे में। वैज्ञानिक है लॉर्ड रेले।
के अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकीर्णित है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है वो आई, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये किसने कहा था? लॉर्ड रेले नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका इनका कहने का मतलब बताइए, जो आई है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा के पावर 4, लेमडा के पावर क्या है? 4 है, ये यही इनका फार्मूला है। लेमडा का पावर क्या है? 4 होता है। मतलब ये कह रहे थे कि कहने का मतलब इसमें ये है कि बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन है, इन्होंने कहा कि जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसकी तीव्रता अधिक हो जाएगी। इनके कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब ये था कि मेरे भाई जो बैगनी रंग का प्रकीर्णन है वो अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम। यहाँ पे दो ही रंग हैं हमारे पास। रंगों में अगर बात किया जाए तो रंग तो बहुत हैं, पर दो ही रंग को देखा जाता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन है, छितराव है, प्रकीर्णन बैगनी, सॉरी लाल नहीं बैगनी, बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। जो लाल रंग है ना, लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो क्या होता है? कम होता है। मतलब लाल रंग ज्यादा फैलता नहीं है। क्या होता है? ज्यादा फैलता नहीं है, बहुत छोटे से मात्रा में, पर इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, मैंने बताया था। तीव्रता इसकी कम हो जाएगी, वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर तीव्रता का मतलब यहाँ उजाला से होता है। उजाला से किससे? उजाला से। किससे होता है? उजाला से। अगर एग्जाम्पल किसके बात की जाए तो भाई इसके बहुत फेमस फेमस एग्जाम्पल है। हम आपको बताएं अगर इसके फेमस फेमस एग्जाम्पल कुछ। देखो, हम आपको इसके कुछ फेमस एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल क्या है? देखो, एग्जांपल मैं बताते चलूंगा, आप चाहो लिख लेना। तो मेरा अब लिखने का मूड नहीं है, काफी देर से लिख रहा हूँ। देखो, जैसे आपको पता है, मैं पहला क्या है एग्जांपल लिख देते, आकाश का नीला दिखाई देना है। पहला है आकाश का नीला दिखाई देना, देना। ठीक है, कारण क्या है? मैं कारण बोलते चलूंगा, आप चाहो तो लिख लो। आकाश का नीला दिखाई देना, आपको सबको पता है कि अन्य 7 रंगों में अन्य रंगों की अपेक्षा नीले और बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे ज्यादा होता है ना? अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग की तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो अधिक होने के कारण सारे मात्रा में क्या होता है, जो हमारी आंख तक प्रकाश हो, नीला ही प्रकाश पहुंच पाता है। इसलिए जो हमारे हमें आकाश है नीला दिखाई देता है, जबकि वास्तव में कैसा है? काला है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है, बैगनी और नीले रंग का छिद्राव सबसे ज्यादा है आकाश में। इसलिए आकाश से जो वहां से जो किरणें हैं वो हमारी आंख में आती केवल नीले रंग की वाली, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है, जबकि वास्तव में काला है। दूसरा एग्जांपल आपको पता है, बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है। बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है, कारण क्या है? बादलों में जो उपस्थित जल की बूंदों का आकार है, बादल में उपस्थित जल की बूंदों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, अतः हम कह सकते हैं सभी रंग समान रूप से बिखरते हैं। सभी रंग क्या होते हैं? समान रूप से बिखरते हैं, इसलिए आकाश हमें सफेद दिखाई देता है। ये हो गया। तीसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं, आपने सुना होगा रेड लाइट लाल क्यों बनाई जाती है? रेड लाइट या खतरे की लाइट लाल क्यों बनाई जाती है? तो कह सकते हो कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, और लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होने के कारण यह रंग बहुत दूर तक दिखाई देता है। इसलिए रेड लाइट या खतरे के संकेत में हम क्या करते हैं? लाल रंग का प्रयोग करते हैं।
और ये होमवर्क को आपको दे रहा हूं, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? ये आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं मेरे भाई, मजे की बात बताऊं, ये जो टॉपिक मैं प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा रहा था, ये यूपी बोर्ड सिलेबस में नहीं है। वर्ण विक्षेपण आपकी क्षमता भी नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है लास्ट के 2 टॉपिक पे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से पढ़ा दिया। आई होप क्लियर। पर भाई कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और आज के लिए भाई इतना ही करूंगा। और कमेंट सबके भर भर के आने चाहिए कि कैसा लगा वीडियो, शुरुआत की चीजों को समझने में कैसा लगा। तो जो अब क्या होगा मेरे भाई, इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो लेंस और प्रिज्म पर सवाल का जो है वीडियो आएगा, बस केवल सवाल का अंकित प्रश्न का वीडियो आएगा। लेंस और प्रिज्म पर सवालों का वीडियो आने वाला है, आप उसके लिए तैयार रहें। जो बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, पूछेंगे। आई होप यू आर क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय मेरे पढ़ाकू आर्मियों को।